डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल चेक किए थे। एक ग्रोथ के साथ था, ठीक है, एक कांस्टेंट ये कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला था, और एक था कि आपकी ग्रोथ वेरिएबल ग्रोथ है, ठीक है, वेरिएबल ग्रोथ है और फिर एक कांस्टेंट ग्रोथ पे चला जाता है वो। इसमें हमने इसके क्वेश्चंस भी किए थे, और उसका जनरल फार्मूला ये था आमतौर पे कि भाई अगर आपके डिफरेंट डिविडेंड्स आ रहे हैं तो डिफरेंट कैश फ्लोज बन रहे हैं आपके, और ये जो पी हमने देखा था एंड पे जो आ रहा है, ये है जब आप उसको सेल कर देते हैं, अपने शेयर को या स्टॉक को सेल कर देते हैं, तो ठीक है। यहां तक हमने कर लिया था, ये उसकी एक समरी थी। नेक्स्ट हमने क्या करना था जी, लिमिटेशन हमने देखनी है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की। लिमिटेशंस कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, अनसर्टेन डिविडेंड फोरकास्ट, हमें पता नहीं होता कि डिविडेंड कितना मिलेगा, ठीक है, अनसर्टेन है, सिर्फ हमारी प्रोजेक्शन के ऊपर बेस करता है ना। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वैल्यूज a stock based on forecast of the future dividends, but a firm's future dividends carry a tremendous amount of uncertainty. Uncertainty कहाँ से आती है जी? बहुत सारे फैक्टर हैं आपके, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इवन आपके माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो सारे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम कौन से कहेंगे? जो फर्म से रिलेट करते हैं, कि फर्म को लॉस हो गया किसी वजह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन्फ्लेशन है, या जैसे कोविड की सिचुएशन है, इसकी वजह से आपने प्रोजेक्ट तो किया हुआ था कि आप डिविडेंड देंगे, लेकिन डिविडेंड नहीं दे सके, या ये है कि आपने जो डिविडेंड सोचा था उससे ज्यादा आप दे रहे हैं। तो बोथ थिंग्स एक्चुअली कवर्स एन अनसर्टेनिटी पार्ट, कि वो अनसर्टन है कि जो आपने फोरकास्ट किया था उसके हिसाब से आप पे कर रहे हैं। तो आपका जो डिविडेंड मॉडल है, जो हमने मॉडल देखी हैं, ये हम लिमिटेशन किस चीज की देख रहे हैं? हम इस मॉडल्स की लिमिटेशंस देख रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स, मॉडल्स कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसमें तो हम ये फोरकास्ट करते हैं ना कि भाई ये डिविडेंड रहेंगे और इतनी ग्रोथ होगी, तो इस चीज को एक्चुअली हमारे मॉडल कवर अप नहीं करते, ठीक है, अनसर्टेन डिविडेंड फोरकास्ट को कवर अप नहीं करते। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट में हमने नाइके का एक देखा था स्टॉक प्राइसेस का, तो उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है कि ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ग्रोथ एकदम से आपकी यहाँ पे जाके स्टेगनेंट हो गई ना ग्रोथ, देखें, ये ग्रोथ आपकी स्टेगनेंट हो गई, ठीक है। जाके आपकी ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो गई, ठीक है, ये लाइन सीधी नहीं डली, ठीक है। यहाँ आपकी ग्रोथ इंक्रीज कर रही है ज्यादा, ठीक है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे आ रही है? यहीं पे आ रही है ना, ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आपका ग्रोथ हो रहा है। तो आप देखें यहाँ वन पे कहाँ जा रहा है, यहाँ, और थोड़ा सा उससे इंक्रीज हुआ है जी, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, यानी आपकी स्टॉक प्राइस ग्रोथ के साथ जो कैसे रिलेट करती है वो उसने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है। हमारी जो दूसरी लिमिटेशन है इसकी, वो क्या है? नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, उसको भी हमारा ये मॉडल कवर अप नहीं करता। उसके लिए आप पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट कोर्स आएगा ना, उसमें डिविडेंड पॉलिसी पढ़ेंगे, उसके अंदर आप उसको डिटेल के अंदर देखेंगे कि जब आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे होते और ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं, यानी आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, आप सारी की सारी अमाउंट जो आपको प्रॉफिट में मिल रही है उसको वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, प्लो बैक कर लेते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है? तो उसकी डिफरेंट थ्योरीज भी हैं, फिर उसमें एक हमारे पास एक मॉडल भी हम देखते हैं, डिविडेंड पॉलिसी के अंदर आप वो चीजें सारी देखेंगे, लेकिन यहाँ इसके स्कोप में नहीं है। हाउएवर हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही अपने स्टॉक्स के ऊपर, तो हमारी ये मॉडल उसको कवर अप नहीं करते, ठीक है, ये लिमिटेशन है हमारे मॉडल की, कि अगर तो नंबर वन ये कि आपकी जो डिविडेंड्स आप पे कर रहे हैं वो बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि फ्यूचर होता ही अनसर्टेन है, उस चीज को हम कवर अप नहीं कर रहे। दूसरा, अगर हम पे नहीं कर रहे डिविडेंड, कोई भी कंपनी वाले, तो उसको भी ये मॉडल कवर अप नहीं कर रहा। मैनी कंपनीज डू नॉट पे डिविडेंड्स, दस द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मस्ट बी मॉडिफाइड। आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल उसको कवर अप नहीं करता, ठीक है, उसके लिए इसमें चेंजेस की जरूरत है।
नंबर 3 और क्या हो सकता है जी, शेयर रीपरचेज एंड द टोटल पे आउट मॉडल। शेयर रीपरचेज क्या होता है, हमने ये जिक्र शायद किया था ऐसे सरसरी तौर पे कि समटाइम जब आपके पास फ्री कैश होता है और आपके स्टॉक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, तो आप खुद अपने अपनी कंपनी के शेयर्स को खुद ही खरीद लेते हैं, ठीक, रीपरचेज कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में जाके अपनी कंपनी के शेयर्स आप ही उठा लेते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 1 कि आपको डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता, जो शेयर आपने खुद उठाया उस पर तो डिविडेंड नहीं पे करना पड़ेगा ना आपको। और नंबर 2 ये है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी सप्लाई को आप कंट्रोल कर लेंगे ना, आपके जितने भी शेयर सेल हो रहे हैं आपकी कंपनी के, वो आपने उठा लिए, तो अब आपकी कंपनी का शेयर मार्केट के अंदर कम ही मिलेगा। सिर्फ उन 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 इन्वेस्टर्स ने होल्ड किया हुआ होगा, उनको तवक्को होगी कि आपकी कंपनी अच्छा करेगी, तो उससे आप अपनी स्टॉक प्राइस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट हम इसको किस हवाले से देख रहे हैं, हम इसको उसी हवाले से देख रहे हैं कि हमारे डिस्काउंट मॉडल के हवाले से, ठीक है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। द फर्म यूजेस एक्सेस कैश, जो आपके पास फ्री कैश होगा उससे आप अपना ही स्टॉक बाय बैक कर लेते हैं। उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, दो रिजल्ट्स निकलते हैं। मोर कैश द फर्म यूजेस टू रीपरचेज शेयर्स, अपने ही शेयर्स को रिपरचेज करने के लिए वो जो लगाएगी, तो आपके पास कम कैश बचेगा जो आप डिविडेंड के तौर पे पे करेंगे, ठीक है। आप अपने फ्री कैश से ही लेंगे ना, और फ्री कैश आपका वही प्रॉफिट ही होगा ना, प्रॉफिट ही होगा, या रिजर्व्स के अंदर जो आपने रखे होते हैं फ्लो बैक करके पैसे, उसी से आप परचेज करेंगे, तो आप कम डिविडेंड देंगे। दूसरी इसकी सूरत ये भी है जो अभी हम मैं बता रहा था कि अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स ही कम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर जाएगा ना, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करेगा तो आपके शेयर की मार्केट बेहतर हो जाएगी, लोग फिर उसको डिमांड करेंगे कि हमें भी मिलना चाहिए, ये वो उसको परचेज करेंगे, ठीक है। बाय रीपरचेजिंग शेयर्स द फर्म डिक्रीजेस इट्स शेयर काउंट कम हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स का काउंट कम हो जाएगा, विच इंक्रीजेस इट्स अर्निंग्स, तो आपकी जो प्रॉफिट्स हैं पर शेयर यानी ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा, एंड डिविडेंड्स ऑन अ पर शेयर बेसिस वो भी इंक्रीज कर जाएगा, तो आप इससे अपनी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड स्लाइड देखते हैं जी। इफ इन द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अ शेयर इज वैल्यूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिंगल शेयर होल्डर, डिस्काउंटिंग द डिविडेंड्स द शेयर होल्डर विल रिसीव, ठीक है। आप इस तरह से करते हैं, आज जो प्राइस है वो किसके इक्वल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, उसके आप निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर फॉर्मूला यूर अप्लाइंग। आप उसको, आपका पर्सपेक्टिव कौन सा है, किस एंगल से आप देख रहे हैं, आप कहते हैं सिंगल शेयर होल्डर के, आप एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को व्यू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये बनता है, ठीक है। तो उससे अगर आप देखें तो क्या होता है जी, वैल्यूज ऑफ ऑल फर्म्स इक्विटी, values all the firm's equity rather than a single share. To use this model, discount the total payouts that the firm makes to shareholders, which is the total amount spent on both dividends and the share repurchase. तो आप क्या करेंगे इसमें, ये अब आपका जो पहले आप देख रहे थे वो कहता है, जो पिछली स्लाइड में उसने जिक्र किया यहाँ पे, कि आप एक सिंगल शेयर होल्डर के हवाले से देख रहे हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसका टोटल इम्पैक्ट नहीं देख रहे। तो अगर आप टोटल इम्पैक्ट देखेंगे तो आप के टोटल डिविडेंड्स जो जितने भी शेयर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, और इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपरचेज को भी देखेंगे। रीपरचेज आपने कब कब की, 1 ईयर के बाद की, 2 ईयर्स के बाद की, तो आप जो रीपरचेजेस कर रहे हैं उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। ये तो डिविडेंड जो आप पे करेंगे वो, और रीपरचेज पे भी तो आप पैसे लगाएंगे ना, आपका कैश तो बाहर जा रहा है ना, आउटफ्लो हो रहा है कैश का, चाहे वो आप अपने शेयर्स को परचेज कर रहे हैं या आप डिविडेंड दे रहे हैं, दोनों सूरतों में आपका कैश तो जा रहा है ना। तो जो आपका कैश जा रहा है वो जिस जिस पीरियड में जा रहा है उस पीरियड से उसको उठाएं और उसको डिस्काउंट बैक कर दें, वट एवर डिस्काउंट रेट यू आर यूजिंग और इंटरेस्ट रेट यू आर यूजिंग, उस पे आप उसको डिस्काउंट बैक करके आप यू विल डिवाइड ऑन द शेयर्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग शेयर के ऊपर आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर के अंदर जो आपके रीपरचेज हुए होंगे शेयर्स वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, 0.0 के ऊपर तो इंक्लूड होंगे क्योंकि आप रीपरचेज तो उसको कर रहे हैं इन द कमिंग years ना, मे बी आफ्टर 1 year you are repurchasing some of your stocks
and in after 2 years maybe you are repurchasing some of your stocks, तो आप उसको जो आज शेयर आउटस्टैंडिंग है उसके साथ आप डिवाइड करेंगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के अंदर यहां तक तो हमारा मॉडल सेम रहेगा फ्यूचर टोटल डिविडेंड्स के तक, ठीक है, लेकिन रीपरचेज को भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये टोटल पे आउट मॉडल है आपका। तो आप क्या निकाल रहे हैं टोटली, आज के दिन में आपकी क्या वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ऑफ ऑल cash outlays regarding your shares, whether it is in the form of dividends or in the form of repurchasing your own shares, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं टोटल पे आउट मॉडल, टोटल पे आउट मॉडल। ये हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हम अपनी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आज उसकी क्या वैल्यू है जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जो हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी वो सेपरेट है, ठीक है, ये हम सेपरेटली इसको देख रहे हैं, इसको हम सेपरेटली देख रहे हैं। हमने ये देखा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो दो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे। फिर हमने ये देखा कि हम खुद अगर इसको वैल्यू करना चाहें, क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सारी चीजों की। तो कितना पे आउट होगा टोटल पे आउट का, ये आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें टोटल पे आउट का, जो आप पे आउट करेंगे इन द कमिंग ईयर्स, उसका आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं डिस्काउंट बैक करके, राइट जी। इसी का अभी क्वेश्चन आ गया, वैल्यूएशन विद शेयर रिपर्चेज। इस एग्जांपल के अंदर आप वैल्यूएशन भी करेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन भी करेंगे, और आप शेयर रिपर्चेज को भी इसी मॉडल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, हम इसको देखते हैं। टाइटन इंडस्ट्रीज है 217 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। टोटल शेयर्स कितने हैं, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग किस चीज पे, आज एट 0.0। आप देखें पीछे अगर, तो ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट 0 लिखा हुआ है, यानी आज कितने आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आज कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जब हम ये बात कर रहे हैं 217 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, एंड एक्सपेक्ट्स अर्निंग्स एट द एंड ऑफ दिस ईयर 860 मिलियन, ठीक है। अभी जो साल चल रहा है फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो अर्निंग्स रहेंगी वो 860 मिलियन डॉलर रहेंगी। टाइटन प्लान्स टू पे आउट 50%। अब क्या आप प्लान कर रहे हैं, आप कहते हैं कि 50% पे करेंगे आप जो अर्निंग्स हैं, और बाकी 50% को क्या करेंगे, बाकी 50% को आपने डिवाइड कर रहे हैं, पेइंग 30% एज डिविडेंड, 30% डिविडेंड के तौर पे करेंगे और 20% रीपरचेज में करेंगे। पे आउट यानी टोटल पे आउट मॉडल के अंदर हमारे पास रिपर्चेज भी इंक्लूडेड थी ना, 30% आप डिविडेंड पे करेंगे और 20% रिपर्चेज करेंगे। इफ टाइटन्स अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.5% पर ईयर एंड दीज पे आउट रेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ये आपकी पे आउट की रेशियोज यही रहे 30% और 20% रिपर्चेज की, ये सेम रहे, तो कहते हैं डिटरमिन करें कि टाइटन्स शेयर प्राइस, डिटरमिन टाइटन्स शेयर प्राइस का आपने फाइंड करना है, एज्यूमिंग इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ये क्या चीज है जी, ये आपका डिस्काउंट रेट है बेसिकली, ठीक है, ये डिस्काउंट रेट है 10, ये आपने डिस्काउंट रेट के तौर पे लेना है जी। एनी क्वेश्चन, किसी का माइक ओपन हुआ था अभी, अच्छा अच्छा जी। इसको प्लान करते हैं क्वेश्चन को, बेस्ड ऑन द इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% एंड एन एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट ऑफ 7.5%, वी कैन कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइटन्स फ्यूचर पेआउट्स एज अ कांस्टेंट ग्रोथ परपेचुइटी। कौन सा मॉडल यूज करेंगे, आर ई माइनस जी वाला, आर ई माइनस जी वाला मॉडल यूज करेंगे, ये वाला मॉडल यूज करेंगे। स्क्रीन शो हो रही है ना, ये वाला मॉडल यूज करेंगे। जी जी सर, जी शो तो हो ये रही लग रहा है, ये वाला यूज, हाँ ये वाला आप मॉडल यूज करेंगे, ठीक है, उसी का वो जिक्र कर रहे हैं। ये कांस्टेंट ग्रोथ परपेचुइटी वाला मॉडल यूज करेंगे। द ओनली इनपुट मिसिंग हियर इज द टाइटन्स टोटल पे आउट दिस ईयर, ठीक है, इस साल कितनी पे आउट रहेगी ये हमारे पास मिसिंग है। कैसे मिसिंग है, आप दोबारा देखें इसको, फॉर्मूले को, टोटल पे आउट कितना है, टोटल पे आउट ये वाला है ना, पी नॉट, अभी इस साल कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी है, डॉलर वैल्यू कितनी है इसकी, ठीक है। We can calculate 50% of
50% ऑफ इट्स अर्निंग्स, ठीक है। 50% ऑफ अर्निंग आप पे आउट में दे रहे हैं ना, और टोटल अर्निंग्स आपको, टोटल अर्निंग्स कितनी थी जी? टोटल अर्निंग थी 860, इसका 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 430, इसको हाफ कर लें, 50% हो जाएगा ना। 430 मिलियन जो है वो आपका पे आउट है, तो ये पे आउट मिसिंग था, तो पे आउट आपको मिल गया। टोटल पे आउट दिस ईयर कितना है? 430 मिलियन। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द टाइटन्स फ्यूचर पे आउट्स इज द वैल्यू ऑफ द total the value of its total equity. To obtain the price of a share, we divide the total value by the number of shares outstanding. तो total number share outstanding at zero period क्या है? 217 million, ठीक है। we have each and everything here। अब आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ये 50% निकाल लिया आपने, 430 मिलियन आ गया, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला आप यूज करें, किधर गया? execute using the constant growth perpetuity formula we have। इसकी स्लाइड्स मिसिंग है क्या इसके अंदर? यस मिसिंग है। चले हम खुद कर लेते हैं इसको। अच्छा तो कैसे करेंगे? पी नॉट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, वही फॉर्मूला जो आपका आगे लिखा हुआ है पीछे, सॉरी ये वाला, future total dividends and repurchases, present value of all this। हाँ, तो आपने जो निकाला है वो ये था, ये नहीं था, ये था। जो आपने 430 मिलियन निकाला है वो ये था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दिस दिस ईयर, यही था मेरे ख्याल में। इसको टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। व्हाट आई थिंक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 430 और इसको आप 217 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जो वो फाइंड करना चाह रहे थे हम, प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर टुडे, प्राइस पर शेयर टुडे। हम ये कहते थे ना, पी नॉट को हम क्या कहते थे कि प्राइस ऑफ स्टॉक टुडे, या प्राइस ऑफ शेयर टुडे, वो पी नॉट है, ये आपने फाइंड करना था। तो ये आप फाइंड कर लेंगे यहाँ से 430 ओवर 217, इसको सॉल्व करें क्या आता है सर? 1.981 1.981 981 98, चले $1.98 आ गया, ठीक है। जी तो जी सर। आज आपके शेयर की प्राइस इसके हिसाब से, जो आपका टोटल पे आउट के हिसाब से आपकी आज जो प्राइस निकलती है शेयर की वो 1.98 है। आप इसको सेपरेट सेपरेट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, तब भी इसका आंसर सेम ही आएगा। आप ये परपिचुटी वाला वो लगा के ना, ये जो परपिचुटी वाला मॉडल है जिसको मैंने अभी दिखाया आपको, ये वाला मॉडल, ये लगा सकते हैं। लेकिन इस मॉडल को जब लगाएंगे तो इसमें रीपर्चेजेस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसमें पी आर जो आएगी वो उसके बगैर आएगी। तो आपका ग्रोथ वगैरह सारा कुछ आप इसके अंदर इंक्लूड करके, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यानी अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपका आ गया एक पार्ट उसका। प्लस इसमें आप क्या करेंगे, प्लस आप इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपरचेजेस भी शामिल करेंगे, रीपरचेज। अदरवाइज ये मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए ये बात बता रहा हूं कि आपको समझ भी आए कि हो क्या रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपरचेजेस जो आप कर रहे हैं कमिंग ईयर्स के अंदर, वो आप इसके अंदर प्लस कर देंगे
तो you will have exactly the same thing that's what you got from here from this formula, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो ये आपने के पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इसके अंदर आ गया ना, ये 50% आपने निकाल लिया, इसमें 30% ये पार्ट है। अगर आप इसका 30% निकालें, इसका 30% निकालें, ठीक है, इसका 30% निकालें, वट एवर दिस इज कमिंग हियर, 30% निकाल के आप उसके साथ उसको वेरीफाई कर सकते हैं। 30% बेसिकली कवरिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ, परपेचुइटी वाला जो मॉडल है उसके साथ उसके इक्वल हो जाएगी प्राइस। तो उससे आपका जो निकलेगी वो सेम निकलेगी उसके साथ, उसमें रीपर्चेजेस इंक्लूड नहीं होंगे। जब रीपर्चेजेस आप इंक्लूड करेंगे तो फिर आपका ये आएगा 1.98, ठीक है। अच्छा, आगे एक और एग्जांपल है इसी तरह की 7.6a, शायद ये सॉल्व की हुई हो आगे, तो हम इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। 3M कंपनी बहुत मशहूर कंपनी है 3M, इसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। हैज 698 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्ट्स अर्निंग्स एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2.96 बिलियन, ठीक है। ये इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 698 मिलियन, और ये इसकी अर्निंग है, एक्सपेक्टेड अर्निंग है, ठीक है। 3M प्लान्स टू पे आउट 50% ऑफ इट्स अर्निंग, लेकिन उसको किस तरह से वो करेगा, टोटल पे आउट जो है 50% है, वो कहता है 25% डिविडेंड के तौर पे देना और 25% रीपरचेज करना है इसको। If 3M's earnings are expected to grow by 9.2% per year and these payout rates remains constant, determine 3M's share price assuming an equity cost of capital। तो ये आपका RE आ गया, ठीक है, ये डिस्काउंट रेट बन जाएगा आपका। तो सेम इन द सेम वे आप करेंगे इसको भी, ठीक है। आपने 50% निकाल लेना उसका, कैसे निकालेंगे, ये बेस्ड ऑन द इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% एंड एन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट 9.2%, वी कैन कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3M's फ्यूचर पेआउट्स एज अ कांस्टेंट ग्रोथ परपेचुइटी। वो फार्मूला लगा सकते हैं। द ओनली इनपुट मिसिंग हियर इज 3M's टोटल पे आउट दिस ईयर। डॉलर वैल्यू हमारे पास नहीं है, परसेंटेज में तो है, विच वी कैन कैलकुलेट 50% ऑफ इट्स अर्निंग। तो जो उसकी अर्निंग है उसका हाफ कर लें आप। अर्निंग आपके पास 1.2 बिलियन थी ना, 2.96 बिलियन है, तो ये 1.48 बन जाएगा है, 1.48 बिलियन जो है हाफ हो जाएगा इसका। 1.48 बिलियन आपकी अर्निंग आ गई इस दफा की, उसमें रिपरचेजेस भी शामिल हैं और आपकी डिविडेंड जो पे आउट्स हैं वो भी शामिल हैं, टोटल पे आउट है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3M's फ्यूचर पे आउट्स इज द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी, इट्स टोटल इक्विटी। To obtain the price of share, we divide the total value by the number of shares outstanding। 698 के साथ डिवाइड कर देंगे आप, तो ये देखें ये वही किया हुआ है इसने। फ्यूचर वैल्यू टोटल डिविडेंड्स एंड रीपर्चेजेस 1.48 बिलियन, ये 12% है और ये आपका ग्रोथ है, इसमें रीपर्चेजेस शामिल करके तो ये 52.86 बिलियन आपकी 1.48 बिलियन आपका टोटल पे आउट हो गया। और नहीं, ये फार्मूला सही नहीं लग रहा मुझे, सही नहीं लग रहा ये फार्मूला। चलें इसको चेक कर लेते हैं। दिस प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ 3M's इक्विटी, इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। टू कंप्यूट द शेयर प्राइस वी डिवाइड द करंट नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये फार्मूला तो वो वाला लगा रहा है ना, RE माइनस G, ये ग्रोथ रेट है 9.2%, ये 12% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जिसे आप डिस्काउंट रेट के तौर पे ले रहे हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर तो हम डिविडेंड लिखते थे ना, यहाँ तो हम डिविडेंड लिखते थे, डिविडेंड लिखते थे जो डिविडेंड हम पे कर रहे थे। तो यहाँ तो आपका टोटल पे आउट इसकी जगह पे वो लिख रहा है और इसको इसके इक्वेट कर रहा है, इसको इसके इक्वेट कर रहा है कैसे, फ्यूचर डिविडेंड्स पर शेयर
यहाँ डिविडेंड लिखते थे ना, यहाँ वो पे आउट लिख रहा है टोटल और उसके इसके साथ डिवाइड कर रहा है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आई विल क्लियर इट लेटर। हाँ, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे। यहाँ वो डिविडेंड यहाँ हम डिविडेंड लिखते थे ना, तो वो तो यहाँ पे वो पूरा वो लिख रहा है आपकी। वापस जाएं हम जरा इसको दोबारा देखते हैं ये क्या बताता है जी। The present value of all 3M's future payouts is the value of its total equity. Present value of 3M's future payouts is the value of its total equity. To obtain the price of a share, we divide the total value by the number of shares outstanding. The present value represents the total value of 3M's equity, its market capitalization, future total dividends, and repurchases. Lump sum value 52.86 बिलियन। उसको फिर उसने डिवाइड किया इसके साथ। चलें इसके ऊपर मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ बाद में, जरा थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है कि इसको किस तरह से ले रहा है। थोड़ा आप भी स्टडी कर लीजिएगा इसको बुक में से, मैं आपको इसके ऊपर मजीद क्लैरिटी दूंगा। यहाँ देखते हैं हम ये और क्या कह रहा है जी। वैल्यूएशन यूज द टोटल पे आउट मेथड, वी डिड नॉट नीड टू नो द फर्म्स स्प्लिट बिटवीन डिविडेंड्स एंड शेयर रिपरचेज। स्प्लिट नहीं चाहिए है। डिविडेंड्स और शेयर रिपरचेज दो चीजें हैं जिनको हम ऐड कर रहे थे एंड से, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। टू कंपेयर दिस मेथड विद द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, नोट दैट 3M विल पे अ डिविडेंड ऑफ 25%। 25% अगर वो पे करेगा 2.96 का और 6.98 मिलियन शेयर्स होंगे तो ये 1.06 पर शेयर आएगा फॉर अ डिविडेंड यील्ड। हाँ ये तो ठीक है, ये तो समझ आती है। 25% ऑफ द अर्निंग और इसको डिवाइड कर दें इसके ऊपर तो ये है। इसमें रीपरचेज इंक्लूडेड नहीं है। 1.40 1.06 आपका अर्निंग पर शेयर आ गया, ईपीएस आ गया ना, ये आपका ईपीएस आ गया। इन केस इफ यू आर नॉट रीपरचेजिंग योर ओन शेयर्स, ये ईपीएस आ गया इन दैट केस। तो आप इसको डिवाइड कर रहे हैं कितने परसेंट आप पे कर रहे हैं डिविडेंड में। ये वैल्यू तो उसने वहां से निकाली है जो पहले हमने की है, जो कि अभी थोड़ी सी उसके अंदर कंफ्यूजन है कि ये कैसे निकाली है उसने वैल्यू। यहां से जो निकाली है 75.73 पर शेयर उसने जो वैल्यू निकाली। इसमें सिर्फ ये चीज, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट कंफ्यूजिंग है कि इसमें टोटल वैल्यू उसने क्यों ले लिया यहाँ पे, जबकि हम यहाँ डिविडेंड लेते थे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर। अब टोटल पे आउट के अंदर यहाँ टोटल वैल्यू ही ले ली उसने, जितना हम टोटल पे आउट कर रहे थे वो टोटल वैल्यू ही लेके निकाली है। चलो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप इसको अपने जहन में फिलहाल रखें, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसी मेथड को यूज कर रहे थे। हम इसी मेथड को यूज करते हुए हम कह रहे थे कि हमारे पास इतना ईपीएस आएगा, हम ईपीएस निकाल रहे थे, ठीक है। ये ईपीएस की परसेंटेज निकाल रहा है अर्निंग पर शेयर। तो इसका मतलब अगर हम उस तरीके से निकालें तो वो सही आएगी जिस तरीके से हमने पहले निकाली है। 1.98 निकाली है उसकी पिछले एग्जाम्पल की। तो आपको परसेंटेज डिविडेंड यील्ड उसने पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में उसने डिविडेंड यील्ड पूछी है। उसने क्या पूछा है? शेयर प्राइस, डिटरमिन द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस ही पूछी है ना सिर्फ, शेयर प्राइस ही शेयर पूछिए। प्राइस। हाँ, वो उसने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। उसने एक्स्ट्रा काम किया कि उसने निकाला है कि कितने परसेंट आप एज अ डिविडेंड पे कर रहे हैं। 1.4% पे कर रहे हैं एज अ डिविडेंड। ये उसने पूछा नहीं था, ठीक है। ये उसने एवेल्यूएशन के अंदर उसको बताया कि इतना आप पर शेयर आप पे करें 1.4%। परसेंटेज में जब आप ले रहे होते हैं तो वो एक शेयर का हो या टोटल का हो तो वो परसेंटेज के हिसाब तो सेम ही रहेगा। ये तो कंपैरिजन के लिए हम परसेंटेजेस वगैरह यूज करते हैं ना। तो अच्छा जी, नेक्स्ट वो इसको फिर मजीद भी बता रहा है।
वो कह रहा है जी कि इसकी ग्रोथ रेट जो है वो कैसे आप निकालेंगे जी। उसी फॉर्मूले को उसने किया जो हमने किया हुआ था पहले, 12% माइनस 1.4%। अच्छा, ये उसने वो जो पीछे निकाला है कि कितने परसेंट वो डिविडेंड दे रहा है, उसने यहाँ से ग्रोथ निकाली है। तो आपकी ग्रोथ को उसने रिकैलकुलेट किया है, 10.6% बन रही है। दिस ग्रोथ रेट एक्सीड्स 9.2% ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग बिकॉज 3M शेयर्स काउंट विल डिक्लाइन। क्योंकि आपने रीपरचेज कर लिया 25% ऑफ द पे आउट से, तो उससे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो गए, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होने की वजह से आपका जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आप कम शेयर्स के ऊपर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। कुछ समझ आई है? नहीं समझ आई होगी। 5% आपने पे किया डिविडेंड, ठीक है, पे आउट के अंदर। उसकी आपने जो स्प्लिट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, 25 आपने डिविडेंड में पे किया, 25 आप पे कर रहे हैं रीपरचेज के लिए, रीपरचेज कर रहे हैं। तो जो आप डिविडेंड पहले पे कर रहे थे वो इन सब पे कर रहे थे ना, अब वो डिविडेंड इन पे नहीं पे होगा। ये तो आपने रीपरचेज कर लिया ना, जो रीपरचेज कर लिया उसके ऊपर क्या डिविडेंड पे करना, वो तो आपके अपने पास ही है ना। उसके ऊपर डिविडेंड नहीं देंगे आप, जो आपने रीपरचेज किए होंगे वो तो आपके अपने पास है ना। वो तो ऐसे ही है कि अपने खुद को खुद पैसे देने वाली बात है, तो उसके फिर मकसद ही खत्म हो गया। तो वो जो डिविडेंड आप 50% को दे रहे थे, तो वो अब इनको दे रहे हैं। जब आप सबको दे रहे थे, जब आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे, 218 मिलियन थे, ये जितने भी थे जो ये पीछे दिए हुए हैं, 698 मिलियन शेयर्स थे जो आप पे आपके आउटस्टैंडिंग थे पहले। तो आपने 698 मिलियन शेयर्स के अंदर से आपने कुछ शेयर्स बाय बैक कर लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कितने बाय बैक हुए हैं। आपकी जो अर्निंग रही है उस अर्निंग से आपने 50% पे आउट में गया है, 50% पे आउट के अंदर आपने स्प्लिट किया, आपने कहा कि 25% आपने डिविडेंड में पे करना है, और 25% का आपने जो है ना रीपरचेज कर लेने हैं जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो जो आप रीपरचेज करेंगे वो इसी 698 से करेंगे ना। तो ये शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाएंगे, बट विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग यू आर फाइंडिंग कि जो ग्रोथ 698 पे थी वो क्या थी, 698 पे आपकी ग्रोथ कितनी थी, वो आपको यहाँ उसने बताई हुई है, वो थी 9.2% थी आपकी। किधर गया, यहाँ, ये 9.2% पर ईयर आपकी इन शेयर्स के ऊपर थी जो आपके आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, इन आउटस्टैंडिंग शेयर्स के ऊपर आपकी जो ग्रोथ है वो 9.2% है एवरी ईयर, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपने रीपरचेज कर लिए, तो रीपरचेज करने से क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ है, डिविडेंड के अंदर जो ग्रोथ है वो इंक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग वो रिड्यूस हो। तो उसको उसने निकाला है उसमें, जो वो वहां बता रहा है। वो कह रहा है कि ये कितना फर्क पड़ेगा, ये उसने उसी फॉर्मूले को यूज किया है। ये जो फॉर्मूला था P0 इज इक्वल टू div1, जो एक्चुअल फॉर्मूला था, div1 डिविडेंड 1 ओवर RE माइनस जी। ठीक है, इसको उठा के इधर ले गया, इधर ले गया, ठीक है, RE माइनस, और फिर इसको G को उसने शिफ्ट कर लिया, ऐसे किया, RE माइनस G इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ही आप कह लें कि इसने मल्टीप्लाई ही कर दिया P0 को, ठीक है। तो ये यहाँ पे इधर से इधर आ गया, तो div1 हो गया। फिर उसने क्या किया, इससे P0 को डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे। अलजेब्रिकली उसने मैनिपुलेशन ही की हुई है और कुछ नहीं किया, वही फॉर्मूला, P0 से दोनों तरफ आपने डिवाइड कर दिया, तो ये P0 इस P0 के साथ कैंसिल हो गया। तो RE माइनस जी इज इक्वल टू div1 ओवर P0 आ गया। तो G को इस तरफ लेके आ गया, G को इधर मूव किया उसने, तो ये RE
is equal to div1 over p नॉट, और यहां आके ये प्लस जी बन गया, इधर माइनस जी था, इधर प्लस जी बन गया, पी नॉट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। तो अब इस पूरे को उठा के इधर ले गया, आर ई माइनस div1, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही सर फॉर्मूला है, उसने ग्रोथ रेट निकाल लिया। जी सर मेरा सवाल जी यहाँ पे मुझे जो समझ आया है कि ये सारा इसमें ग्रोथ का चक्कर है, इस वजह से ये फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहा है ग्रोथ ग्रोथ निकालने के लिए। हाँ जी, वो तो सही है, ग्रोथ ही निकालने के लिए कर रहा है, लेकिन हम ये एक्चुअली देख रहे हैं कि हमें इसका फायदा कितना होगा रीपरचेज का ना। सर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चन में और जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन देखा, दोनों में निकाल तो हम जो है वो रीपरचेज का एलिमेंट तो दोनों में है, पर इसमें इतना ये कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा है इसको, रीपरचेज को एडजस्ट इसको कर रहा है? पिछले वाले में तो हमने नहीं किया था इसे। इसमें उसने पूछा नहीं है ये क्वेश्चन, वो इसको इन डेप्थ लेके इसका शेयर इम्पैक्ट क्या आएगा। रिक्वायरमेंट तो सेम ही है ना मेरे ख्याल में, हम दोनों क्वेश्चन की शेयर प्राइस निकालना। जी जी, इवैल्यूएशन के अंदर वो ये बता रहा है कि अगर उसका ग्रोथ बढ़ जाता है तो ग्रोथ बढ़ने से क्या होगा। सर ग्रोथ बढ़ने से ये होगा कि डिविडेंड जो है वो उसमें ज्यादा चला जाएगा, शेयर्स बढ़ जाएंगे ना मैं उससे। मार्केट मैनिपुलेशन के हवाले से बात कर रहा जी जी हूँ, सर। मैं मार्केट मैनिपुलेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, डिमांड बढ़ेगी तो आपकी स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगी। तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी इवेंचुअली। हाँ, बस वो इवैल्यूएशन में ये बता रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर आएगा कि आपकी स्टॉक प्राइस ठीक है। आपकी बेहतर हो जाएगी इससे, ठीक है। सिर्फ यही बताना चाह रहा है, ठीक है सर। सिर्फ ये बताना चाह रहा है, इवैल्यूएशन में बता रहा है, ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो उसको इवैल्यूएशन के अंदर बता रहा है कि ऐसा होने का एक्चुअली इम्पैक्ट कहाँ पे जाके पड़ेगा, इम्पैक्ट सही। आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके पड़ेगा, आपकी स्टॉक प्राइस पे। जी सर। तो आपकी जो करंट स्टॉक प्राइस है वो बेहतर हो जाएगी उससे। जी सर। ठीक है। ठीक है, जी सर। लेकिन ठीक आप ठीक। रीपरचेज कब करते हैं कब नहीं करते वो भी एक ना मतलब सब्जेक्टिव मैटर है कि जी जी सर। रीपरचेज कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। जब आपकी स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हो तो फिर तो रीपरचेज करने की जरूरत ही नहीं है ना, हाँ। फिर रीपरचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टॉक ऑलरेडी प्रीमियम पे बिक रहा है तो फिर आप उसको रीपरचेज नहीं करेंगे। प्रीमियम का मतलब है जो उसकी फेस वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू पे वो ऑलरेडी बिक रहा है, तो फिर आप क्यों उठाएंगे उसको, फिर उस शेयर को नहीं उठाएंगे आप उसको कब उठाते हैं, जब वो आपका स्टॉक की प्राइस गिरी हुई होती है नीचे, फिर आप क्या करते हैं, रीपरचेज करते हैं और उसकी करेक्शन करते हैं मार्केट के अंदर कि आपकी स्टॉक प्राइस बेहतर हो जाए। वो डिस्काउंट पे बिक रहा है, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे कम पे बिक रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर्स को उठा लेते हैं खुद ही, तो उससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ इंक्रीज कर जाती है उसके ऊपर। तो ग्रोथ इंक्रीज करने की वजह से वो उसकी आपकी प्राइस एडजस्ट हो जाएगी, स्टॉक प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी ठीक है और सर। भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, लेकिन अभी हम उन रीजन में नहीं जा रहे। हम तो देख रहे थे ना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, हमने उसके अंदर एक हमने टच देख लिया कि रीपरचेज भी हम करते हैं, एट सम पॉइंट्स हम रीपरचेज भी करते हैं। तो ठीक वो है। रिपरचेज क्यों करते हैं, ठीक क्यों करते हैं, उसके अंदर फिर बहुत सारी थ्योरीज होंगी, जी सर। उन थ्योरीज क्लियर। को अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा। हमें जनरली ये समझ आता है कि अगर हमारा स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी क्या निशानी है कि वो आपका प्रीमियम की बजाय डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। आपके स्टॉक की प्राइस है 10, वो बिक रहा है 1 रुपए का या 2 रुपए का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके आप स्टॉक उठा लें मार्केट से अपने, तो सही। उससे ऊपर जो आप डिविडेंड दे रहे होंगे तो डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा उससे। और क्यों इंक्रीज होगा, वो ग्रोथ की वजह से इंक्रीज होगा, उसकी ग्रोथ ग्रोथ उसकी चेंज हो जाएगी। तो जी जब सर। जैसे ही वो होगी तो फिर जो इन्वेस्टर हैं उनकी तवज्जो आएगी उसके ऊपर, तो वो आपकी एक करेक्शन सी आ जाएगी। एक जनरल एक आइडिया हम इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं, वो ये है। जी ठीक सर। है, ठीक। ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा जी, अब पुटिंग इट ऑल टुगेदर, ये जो कुछ आपने पढ़ा है अगर हम सबको इकट्ठा करें तो क्या है, हाउ वुड एन इन्वेस्टर डिसाइड वेदर टू बाय और सेल अ स्टॉक।
कैसे डिसाइड करेगा एक इन्वेस्टर कि बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए स्टॉक? ठीक है, यहां हम उसको सम अप कर रहे हैं। he or she would value the stock using her or his own expectation। उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है स्टॉक्स के साथ, वो उसकी बुनियाद के ऊपर उसको बाय या सेल करेगा। आप क्या सोचते हैं कि आपको डिविडेंड्स चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको कितना डिविडेंड चाहिए? तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। वो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन को इन्वेस्टर खुद ही देख सकता है। इफ his or her expectations were substantially different, she might conclude that the stock was over or underpriced। ठीक है, ओवर प्राइस और अंडर प्राइस वो वही है कि आप अगर उसके ऊपर डिविडेंड ले रहे हैं और या वो मार्केट में बिक सकता है बाद में, यानी आप उसका पूरा जो देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं कि भाई आपने परचेज किया, आपने हमने स्टार्ट किया था जी 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप एक स्टॉक के अंदर, फिर हम मल्टी ईयर के अंदर चले गए थे। तो अगर आपके पास किसी भी इन्वेस्टर के पास फ्री कैश है फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो उसके हिसाब से वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाएगा और उसी के हिसाब से वो उसको देखेगा उसकी प्राइस को, और वो ये भी देखेगा कि जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो क्या मुझे इसके ऊपर भी कोई रिटर्न मिलता है या नहीं, क्योंकि हमें रिटर्न दो हिस्सों में मिलता है ना स्टॉक्स का, एक डिविडेंड की सूरत में मिलता है, दूसरा जब हम उसको बेचते हैं कैपिटल गेन की सूरत में हमें मिलता है। तो दोनों को वो ऑब्जर्व करेगा अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन ही और शी शुड बाय और सेल द स्टॉक, तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें गाइडेंस मिलती है इन मॉडल्स के ऊपर से कि डिविडेंड्स कैसे मिलते हैं और मतलब उनकी डिविडेंड्स की क्या फोरकास्ट क्या है, कैसे रहेंगे, उनकी ग्रोथ की फोरकास्ट क्या है, वो किस तरह से आपको मिलेंगे और क्या प्राइस, क्या मार्केट रहेगी एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, एज एन इन्वेस्टर। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप कब उसको बाय या सेल करते हैं। एक अगर हम इसको एक सेंटेंस में लें तो हम इसको एक सेंटेंस में ऐसे लेंगे कि हर इन्वेस्टर की अपनी कैलकुलेशंस होती हैं जिनको वो कंपेयर करता है अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ, जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती हैं उससे कंपेयर करके वो डिसाइड करता है कि मुझे अभी ये बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब सेल की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके पास डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट स्टॉक्स हैं, यानी कौन सा स्टॉक उसको के पास नहीं है तो वो बाय कर ले, और कौन सा स्टॉक वो कैरी किया हुआ है तो उसको सेल कर दे। इस तरह से है बाय और सेल, ठीक है। जो मौजूद है उसी को सेल करेगा ना, जो नहीं मौजूद उसको कहां से सेल करेगा। और जो आपके पास वैसे तो खैर स्टॉक मार्केट का जो एक अपना प्रोसेस है वो हमने पीछे चैप्टर 1 में जब हमने पढ़ा था, उसमें एक दिलचस्प चीज ये है स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप वो चीज भी सेल कर सकते हैं जो आपने बाई ना की हो। स्टॉक मार्केट के अंदर आप सेल पहले कर सकते हैं और बाय बाद में करते हैं, तो आपने एक साइकिल ट्रेड का कंप्लीट करना होता है। तो अगर आपने सेल पहले कर दिया है तो फिर आपको वो बाय भी करना पड़ेगा। तो बाय और सेल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो आपको प्रॉफिट या नुकसान देता है उसको, उसके अंदर। तो वो स्टॉक मार्केट की अपनी चीजें हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पे जो देख रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, आपके पास कौन से स्टॉक्स मौजूद हैं, कौन से नहीं मौजूद। जो नहीं मौजूद वो बाय करेंगे, जो मौजूद हैं उनमें से कौन से आपने रिटेन करने हैं और कौन से सेल करने हैं। तो इन सारी चीजों को आप देखते हुए इसके ऊपर डिसाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कुड अ स्टॉक सडनली बी वर्थ मोर और लेस आफ्टर एन अर्निंग अनाउंसमेंट। यानी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स जब अनाउंस करती है तो उसके साथ ही कैसे जो है वो स्टॉक एकदम उसकी वर्थ यानी उसकी प्राइस बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो ये हमें एज इन्वेस्टर्स डाइजेस्ट द न्यूज, the update they update their expectations and buying or selling pressures would then drive the stock price up or down until the buys and sells came into balance, ठीक है। वो डिमांड उसके हिसाब से बनती है ना कि उनकी जो एक्सपेक्ट, अगर एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है जी कि इस साल जो है ये कंपनी इतने प्रॉफिट की अर्निंग्स होंगी, इसकी इतनी अर्निंग्स होंगी, इतने प्रॉफिट अनाउंस करेगी, लेकिन वो जब प्रॉफिट अनाउंस करती है कंपनी तो वो कम प्रॉफिट अनाउंस करती है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन से गिर गया ना तो उसकी वर्थ फिर कम हो जाएगी उसके सामने, ठीक है। तो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं स्टॉक्स के अंदर उनके साथ एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी चल रही होती हैं और उनकी न्यूज भी सारी चल रही होती है। आप देखें तो जो फाइनेंशियल चैनल्स हैं लाइक ब्लूमबर्ग वगैरह, तो उसके ऊपर आपकी स्टॉक्स की न्यूज चल रही होती है, मुसलसल चल रही होती है।
उसमें आपके साथ साथ वो कंपनी की भी न्यूज चल रही होती है कि ये कंपनी क्या करने जा रही है, एक कंपनी क्या करने जा रही है, उनके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के वगैरह वगैरह। तो आप इन सारी चीजों करते हुए, लेकिन बात वही है, एक्सपेक्टेशन के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है फिर भी, ठीक है। अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट आ गया तो उसकी वर्थ ज्यादा हो जाएगी आपकी नजर में, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आया है तो उसकी वर्थ कम हो जाएगी आपकी नजर में। तो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है, हम देखते हैं ना जब हम डिसाइड करते हैं तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी देखते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या इस पे प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इसको चेक कर रहे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड मैनेजर्स डू टू रेज द स्टॉक प्राइस फर्दर? द ओनली वे टू रेज द स्टॉक प्राइस इज टू मेक वैल्यू इंक्रीजिंग डिसीजन। आप डिसीजन ही ऐसे करें जिससे स्टॉक पे पॉजिटिव असर पड़े, ठीक है। उसमें से एक हमने ये भी देखा, जो हमने एंड में देखा कि रीपरचेज हम करते हैं, जब स्टॉक गिर रहा होता है तो हम रीपरचेज हम खुद ही करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो मार्केट को नहीं पता हो रहा, पता चल रहा होता, लेकिन हम खुद ही रीपरचेज कर रहे होते हैं। हमारे कंपनी, हमारी कंपनी के बिहाफ पे जो ब्रोकर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय करके हमें ही दे रहे होते हैं, ठीक है। मार्केट को नहीं पता होता, लेकिन हम मार्केट के साथ प्ले कर रहे होते हैं उसको। या फिर ये है कि जो और फर्दर उसके अंदर जो डिसीजंस हो सकते हैं, इस तरह के डिसीजंस जिसके साथ उसकी स्टॉक प्राइस इंक्रीज करे, वो आपने डिसीजंस लेने होते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। हमने वैसे तो चैप्टर खत्म ही कर लिया था, सिर्फ ये थोड़ा सा एक पोर्शन रह गया था जो हमने देखना था। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा उसके ऊपर अपना आपके डिस्कशन फोरम के ऊपर, इनको आपने आंसर करना है। तो दैट्स इट फ्रॉम द स्टॉक्स। स्टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पूरी स्टॉक मार्केट जो है बेस्ड ऑन द स्टॉक्स होती है, और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो आपने अपनी कंपनी के स्टॉक्स को भी देखना है और दूसरी कंपनी के स्टॉक्स को भी देखना है। अपनी कंपनी के स्टॉक्स को आपने उनकी प्राइस को इंक्रीज करना है, और दूसरी कंपनी के स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और ये आपको हेल्प कहाँ पे करते हैं जी? फाइनेंसिंग वगैरह और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर आपको हेल्प करती हैं सारी चीजें, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर हो गया एंड।